नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। 2 दिन पहले कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया, जब 50 से ज्यादा नेताओं की इमरजेंसी मीटिंग कॉल की राहुल गांधी ने, दिल्ली में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ही ये कहा गया, ऐलान किया गया, निर्णय लिया गया कि पूरे देश में अब कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। पूरे देश में सभी राज्यों में प्रोटेस्ट करेंगे, जन जागरण करेंगे। कुल मिला के अगर एक शब्द में कहें तो प्रतिरोध करेंगे, रेजिस्टेंस, राहुल का रेजिस्टेंस। और ये राहुल का रेजिस्टेंस फेल हो सकता है, लेकिन अगर ये राहुल का रेजिस्टेंस इंडिया के रेजिस्टेंस में बंद हो जाए, बदल जाए, तो इसको कोई फेल नहीं कर पाए। मैं इसीलिए इस राहुल के रेजिस्टेंस को इंडिया के रेजिस्टेंस में तब्दील होने का सफर देखना चाहता हूं। इसीलिए कार्यक्रम लेके आए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जब ये ऐलान हुआ तो मैंने एक सवाल किया था। वो कार्यक्रम जितने दर्शक देखे होंगे याद होगा, हेमंत भाई और हम कार्यक्रम को कर रहे थे। मैंने सवाल किया था कि ये पंचवर्षीय योजना तो नहीं होगी, इसका एग्जीक्यूशन बाद की बात। एग्जीक्यूशन तब होता है जब प्लानिंग पूरी हो जाती है। इसकी प्लानिंग कब होगी और इसका प्लान ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे सामने कब आएगा? तो बड़ी आज प्रसन्नता है कि 2 दिन के भीतर 48 घंटे में उस प्लान का फर्स्ट फेज ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया है। यही कंप्लीट आंदोलन नहीं है। अगर यही कंप्लीट आंदोलन हो तब तो हो गया कल्याण। उसका फर्स्ट फेज, उसका आरंभ, और आरंभ को प्रचंड बनाने का काम राहुल गांधी ने अपने हाथों में लिया है। ये काम विनोद जाखड़, उदय भानु, जो सड़कों पर लगे हुए युवा हैं, महीने भर से रोज वाटर कैनन और लाठियां खा रहे हैं, उनके जिम्मे नहीं दिया है। राहुल ने इसकी कमान खुद संभाली है। लीड फ्रॉम द फ्रंट। हमेशा कैप्टन के बारे में क्रिकेट में या कई खेलों में कहा जाता है कि कैप्टन वो होता है जो खुद ही फ्रंट पर आकर लीड करे। राहुल ने उस भावना को यहां प्रदर्शित किया है और खुद ही लीड करने का निर्णय लिया है। 4 राज्यों में 28 दिन तक इस आंदोलन के आरंभ का मोमेंटम बनाया जाएगा। बगैर मोमेंटम के आंदोलन नहीं रफ्तार पकड़ते, मोमेंटम बनाया जाएगा। और मोमेंटम बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? आंदोलन का इंजन ताकतवर। इंजन ताकतवर कब होगा? जब इंजन में एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पावर। और ज्यादा एनर्जी कब होगी? ज्यादा एनर्जी तो जेन जी में ही हो। से आपको सेम साउंड भी करता है, जेन जी और एनर्जी। तो ज्यादा एनर्जी जेन जी में। अब भूमिका हो गई खत्म, अब सीधे खबर समझिए। 17 तारीख से राहुल गांधी मैदान में उतर रहे हैं और लाखों जेन जी के साथ खुद खड़े होंगे। अब तक आपने सभी आंदोलनों में राहुल के सेनापतियों को देखा है, विनोद जाखड़ को देखा है, उदय भानुचिप को देखा है। अब खुद राहुल खड़े होंगे जेन जी के बीच में, उनसे बात करेंगे। यानी साहेब के लिए अब हालात मुश्किल होने वाले हैं। इस्तीफा तो होगा आज नहीं तो कल। मैं कई बार निराशावादी बातें करता हूं और इसलिए करता हूं कि मेरी उन निराशावादी बातों को आप लोग जवाब देने के लिए, कि आशीष चित्रांशी बहुत ही निराशावादी बात करता है, इसको मुंहतोड़ हम जवाब देंगे। हम दिखा देंगे कि यह देश कैसे तानाशाह लोगों को सबक सिखा सकता है, उनको सत्ता से बेदखल कर सकता है। तो आज मैं निराशावाद से हट करके आशान्वित हूं, क्योंकि राहुल ने खुद ही निर्णय लिया है सड़क पर उतरने का। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिंदी हार्टलैंड जिसको कहते हैं, हिंदी पट्टी, हिंदी पट्टी से बेहतर कुछ भी नहीं है इस आंदोलन को शुरू करने के लिए। क्योंकि जैसे राजा की जान तोते में थी, वैसे ही मोदी की जान इस हिंदी पट्टी में है, इसी हिंदी पट्टी में। हेमंत भाई को लाइए, जोड़िए खबर पर। स्वागत है हेमंत भाई। भैया बस फटाफट आप दिखा दो हेडलाइन और फिर चला जाए आगे डिटेल में इस कार्यक्रम को समझने के लिए। ये हेडलाइन के पहले हमने कहा कि आज डंके से शुरुआत करें, ताकि शुरू से ही आप लोग थोड़ा हमारे प्रति क्रोधित हो जाएं। मोदी का यूरोप दौरा,
अभी से कांपने लगे दुश्मन। देखिएगा, इस देश का पाप स्क्रीन पर आपके है। मैं फोटो को नहीं कह रहा हूं, मैं टेक्स्ट को कह रहा हूं। टेक्स्ट क्या लिखा है? ये अंबानी चैनल है। पीएम मोदी का यूरोप दौरा, अभी से कांपने लगे दुश्मन। G7 समिट में ट्रंप से होगी मुलाकात, क्या है भारत का प्लान? आप कल्पना करिए, G7 में जो देश है ना, वहां नरेंद्र मोदी ही के अलावा और क्या करेंगे? आप कल्पना शक्ति से आप मुझे बताइएगा कि इसके अलावा क्या कर सकते हैं। आप सोचिए, मोदी ये लिखने में भी नहीं सोचते हम लिख क्या रहे हैं। वहां कौन कौन होगा? वहां अमेरिका होगा, वहां फ्रांस होगा, वहां ब्रिटेन होगा। अब सब कांप रहे हैं नरेंद्र मोदी से। ये हालत कर दी इन सब ने। चलिए, बस इनका इतने रोल था। अब इस फर्जीवाड़े के सामने, क्या खड़ा है? अगली फोटो में देखिए। लाओ भैया, राहुल द रेजिस्टेंस। बस, ज्यादा टेंट्रम नहीं है। यही उस फर्जीवाड़े के सामने ये खड़ा होगा। कैसे खड़ा होगा? हेडलाइन देखिए। कैसे खड़ा होगा उसके लिए हेडलाइन देखिए। नीट मामले पर छात्र सम्मेलन करेंगे राहुल गांधी, 17 जून को कोटा से शुरुआत। आगे चलिए। कोटा, प्रयागराज, पटना, दिल्ली, राहुल गांधी करेंगे छात्र सम्मेलन। कांग्रेस ने जारी किया शेड्यूल। वजह क्या है? आगे चलिए, वजह भी बताया जाएगा। राहुल राजस्थान से करेंगे पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन। 17 जून को कोटा में स्टूडेंट सम्मेलन, इसके बाद देश में दूसरी जगह होंगे। आगे चले। कांग्रेस लॉन्चेज कैंपेन अगेंस्ट एग्जाम लीक एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ। आगे चलिए। ये कार्यक्रम है एलओपी श्री राहुल गांधी विद इंडियाज यूथ। 17 जून कोटा, 10 जुलाई इलाहाबाद, 11 जुलाई पटना, 14 जुलाई दिल्ली। ये 4 लोकेशन में इसी पर, इसके बाद पोस्टर है, पोस्टर दिखा दीजिए। पोस्टर देखते देखते ही मैं सवाल जो है हेमंत भाई से भी कर लेता हूं। पोस्टर साइड में चला दीजिए। ये पोस्टर हेमंत भाई गौर से देखिएगा, और 4 शहरों के नाम। मैं एक बात पर आज खुशी व्यक्त कर रहा हूं मैं दिल से। ये प्लानिंग जो भी की है उसके लिए, इस प्लानिंग के लिए वो बधाई का पात्र है। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, जेनजी के लिए 4 शहर चुना जाना, आप समझ लीजिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज जैसे अटल जी लाए थे वैसे ही है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज से देश जोड़ रहे थे। इन 4 शहरों से युवाओं को जोड़ा जा सकता है। ये 4 ऐसे शहर हैं, पूरे देश के युवाओं को 4 शहरों से जोड़ा जा सकता है। जो लोग भी जानते हैं इलाहाबाद को, कोटा को, पटना को, दिल्ली को। इस देश में बच्चा एडमिशन कहीं ले, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट में और कहीं कुछ में, यूपीएससी, कलेक्ट्री, पीसीएस, कुछ बने, दरोगा, सिपाही, कुछ बने। लेकिन ये 4 शहर, मैं निजी अनुभव के साथ कह रहा हूं, ये 4 शहर लाखों छात्रों का डेरा है। बिहार में तो कहते हैं डेरा ही, जो कमरे पे रहते हैं बच्चे पढ़ाई के लिए, तो कहते हैं हम डेरा पर जा रहे हैं पढ़ने। अपने डेरा पर मतलब अपने कमरे पे जा रहे हैं। तो ये डेरा है, ये 4 शहर डेरा है इस देश के जेनजी का, छात्रों का। ये सिलेक्शन जबरदस्त है। अब सिलेक्शन जबरदस्त है, एग्जीक्यूशन कैसा होगा? आपकी इसमें क्या पड़ताल है? क्या क्या खबर है कांग्रेस के भीतर से? क्या क्या चर्चाएं हैं? वक्त कम है कोटा वाले में, एग्जीक्यूशन पे इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जब लोहा गर्म होता है ना, तो हथौड़ा मारने में फिर ज्यादा देर नहीं लगती। और इसीलिए आपने ध्यान से किया होगा कि जब आप परसों बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि जब शोम ने किया कि मीटिंग के बाद जनरल सेक्रेटरी के ये आएगा कब तक, तो मैंने कहा कि 2 से 4 दिन लगेंगे इनिशियल फेज पे आने को। और इसकी जो पूरी की पूरा जो ब्लू प्रिंट है आशीष भाई, वो भी कमाल का है। टाइमिंग का ख्याल रखा गया कि किस समय क्या है। ये केवल यूथ तक सीमित नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि नीट, सीबीएसई और वो सारी चीजें थी। एक दूसरा, नीट का पेपर अब 21 तारीख को होने वाला है, तो ये मामला गर्म है। तो इनिशियल फेज में इस यूथ वाले मामले को ले लिया गया है। मोबिलाइजेशन पूरे देश के स्तर पे अल्टीमेटली जो जाएगा, जैसे जैसे आप समय बीतेगा। अभी ये तो आप समझ लीजिए कि जो आखिरी जो कार्यक्रम है इसमें, वो दिल्ली 14 जुलाई को, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ नाउ। ठीक, जो सेकंड फेज इसका आएगा, उसमें इसका स्वरूप थोड़ा सा बड़ा हो जाए। बड़ा इन दी सेंस, उससे भी ज्यादा लोग सड़कों पे होंगे, ज्यादा मास मोबिलाइजेशन होगा।
और हर आदमी को जोड़ने के लिए उसमें महंगाई और तमाम दुश्वारियों को ऐड कर दिया जाए। ये है पूरे का पूरा प्लान। और ये 3 से 4 महीने का पूरा कैंपेन चलेगा, ये आइसोलेशन में। आपने एक बड़ी अच्छी बात, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आप आशावादी हुए, तो कई बार मैं दुखी हो जाता हूँ जो इस तरह की बात करते हो कि हमें दर्शकों को जो ये पमेरियन है वो तो कर ही रहे हैं, अगर हम भी डिमोरलाइज करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन अच्छा लगा मुझे आज आशीष भाई, पहली बार एक फैसला मुझे अच्छा ये लगा कि जिस तरीके से ये शहर सिलेक्ट किए गए, मुझे ये बहुत अच्छा। आप देखिए जो कोटा है, कोटा इस देश की कोचिंग की राजधानी, मतलब कोई सा भी एग्जाम हो उसकी कोचिंग की राजधानी कोटा है। तमाम दुश्वारियों के बावजूद, तमाम समस्याओं के बावजूद, जिस तरीके से बच्चे जब नाकाम हो जाते हैं तो किस तरीके से अपनी जान ले लेते हैं, बड़ा दुखद। उसके बावजूद भी कोटा के अंदर पूरे देश का युवा कहीं ना कहीं आता है। और एक चीज मैं शुरू में ही दर्शकों को बता दूं कि केवल छात्रों तक नहीं है राहुल गांधी का ये सम्मेलन, इसके अंदर छात्र होंगे, नंबर एक, परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा भी होंगे जो नौकरी के लिए परीक्षा होती है, एग्जाम, उसके युवा संगठन होंगे, और तमाम शिक्षक भी होंगे। उन सब का गठ होगा जो परीक्षा घोटालों से सीधे सीधे प्रभावित है। तो कोटा का आपने जिक्र किया, जिस तरीके से राजस्थान का एक बहुत बड़ा पूरे देश का हब है कोचिंग का, चाहे वो एडमिशंस का हो, चाहे वो जॉब्स का हो, अदरवाइज हो। यही स्थिति इलाहाबाद की है। इलाहाबाद को तो आप पूरा इसको देश की एकेडमिक कैपिटल कह सकते हैं एक तरीके से। दो ही एकेडमिक कैपिटल थी, एक ये थी, एक अलीगढ़ थी। देयर आर 2 स्कूल्स। तो इसको उस रूप में आप देख सकते हैं। तीसरा पटना, ये केवल आप इसको एजुकेशनली मत देखिएगा, इनका ओवरऑल ज्योग्राफिकली भी देखिए, पॉलिटिकली भी देखिए, सोशली भी देखिए, इकोनॉमिकली भी देखिए, और यूथ वाइज भी देखिए। तब समझ में आएगा कि ये चारों शहर कैसे चुने गए। पटना गरीबी भी है, उसके बावजूद तमाम टैलेंट भरा पड़ा है, और वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं। परीक्षा लीक होते ही छात्रों पर लाठीचार्ज और वो सारे का सारा राहुल गांधी के टिप्स पे है। और जब वो गए थे, याद होगा आपको, नीतीश के शासन में, तो उनको भी जाने नहीं दिया गया था, वो भाग के रास्ता बदल के गए थे पैदल पैदल, आपको याद होगा, अभी कुछ महीने पहले। और फाइनल हब तो फिर दिल्ली में है ये आशीष भाई, मुखर्जी नगर से लेके जितना भी ये पूरे का पूरा अल्टीमेट जाके कल्मिनेशन तो वही होता है। तो ये जो चारों जगह चुनी गई है, हो सकता है दिल्ली में आपको उतना बड़ा वो, क्योंकि दिल्ली में स्पेस की वो रहेगी, किसी स्टेडियम वगैरह में करना पड़ेगा या जो भी करना पड़ेगा, सरकार अनुमति देगी, क्या करेगी, वो एक नौटंकी अलग से हो सकती है। लेकिन जो ये सिलेक्शन ऑफ प्लेसेस है ना, ये अपने आप में अद्भुत है इस पूरे मामले के अंदर। और चारों कोणों के अंदर जिस तरीके से साउथ इंडिया के लोग सारी बातों को समझते हैं, उनको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है। वो जो आपने शुरू में ही शीर्षक दिखा दिया ना, वो शीर्षक ही उनका माहौल बनाने के लिए काफी। कांप उठे थर थर, पाक कौन सारे दुश्मन कांप उठे, एक आधे का नाम लिख देते, यहां नहीं लिखा, खबर के अंदर लिख देते। क्या लेके गए हो आप? कोई बंदूक बंदूक लेके गए हैं? ट्रंप से मिलेंगे, मिल सकते हैं मोदी, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ट्रंप से फिर वैल्यूएट होती है ना, खबर के अंदर कुछ भी नहीं है सर। ट्रंप को तो भाई साहब ये पिछले 15-16 महीनों से अवॉइड कर रहे हैं। पिछले साल फरवरी के बाद व्हाइट हाउस के सामने जो अभिनंदन हुआ था, याद होगा ना, पर्सनल मुद्दों पर बात नहीं करते, व्यक्तिगत मुद्दों पर ना मिलते हैं ना बात करते हैं। और वहां पे उसने क्या ज्ञान दिया था ब्रिक्स को लेकर के, करेंसी को लेकर के, तमाम चीजें। तो उसके बाद तो ट्रंप से अवॉइड करते हैं। वो सर्जेई गौर बताता है कि आज बात हुई थी, उसके बाद ये चलते हैं, फिर बताते हैं क्या। ट्रंप नहीं करता ट्वीट, ट्रंप शहबाज शरीफ का ट्वीट करता है। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं बड़ा परेशान था। आप सोचेंगे क्यों? पाकिस्तान घोषणा कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में अगले 24 घंटे में समझौता हो सकता है। ठीक, और आप डंका बजा रहे हो। एक बार वो हेडिंग जो बना जरूर दिखा दीजिए दोबारा से, वो जो आपने शुरू में हेडिंग दिखाया था ना, वो एक बार हेडिंग जरूर दिखा दीजिए भक्तों को थोड़ा सा। अभी से कांपने लगे दुश्मन। कौन कांप रहा है? जरा उस दुश्मन का नाम जानना चाह रहा हूं। ट्रंप से जी समिट में होगी मुलाकात, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्या है भारत का प्लान? इन तीनों में से इस खबर में कुछ भी दिखा दीजिए मुझे। केवल ये कि मोदी जी 6 दिन के दौरे पे चले गए हैं, छुट्टी, दैट्स ऑल। आज गए हैं, 19 को लौटेंगे, बात करते। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस खबर में। तो भाई साउथ में जरूरत नहीं थी। जिन 4 एरियाज के अंदर मैक्सिमम जरूरत है यूथ की मोबिलाइजेशन की, वो चारों जगह चुनी गई है। जिसने भी चुनी है, पहली बार मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। अब जो आशीष भाई आपने कही, इसको जोड़ करके देखिए। कल आपने एक बड़ी गंभीर चर्चा की थी, और वो काफी दर्शकों ने सराहा भी उसको। जो इंडिया अलायंस की मीटिंग में जो कुछ राहुल गांधी ने कहा था, मैंने आपको कहा था कि वो पॉलिटिकल भाषण
वो एक नर्व टेस्टिंग थी, नर्व टेस्ट कर रहे थे कि अपोजिशन जो है, जो अलाइज हमारे हैं, वो किस मूड में है, कहाँ खड़े हैं। और उनको उनके चेहरे पर, उनके मुंह पे ही बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता के साथ राहुल गांधी ने बता दिया। और आप यकीन मानिएगा, मध्य प्रदेश की विधानसभा के सेक्रेटरी को साधुवाद, जो उसने मीनाक्षी नटराजन का ये सारा खेल करके, और आपके बैडमिंटन वाले माय लॉर्ड्स ने भी अच्छा किया, सारा का सारा लोकतंत्र की असलियत बताई। तो उसके बाद वो इमीडिएट प्रोवोकेशन क्या बना कि जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का बिना किसी कारण के, किसी भी कारण के, जो नॉमिनेशन कैंसिल किया गया, तो तब उस गुस्से में ये सारे के सारे पीसीसी प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज सारे बुलाए गए। और उस मीटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था, बहुत गंभीर चर्चा हुई, बहुत गंभीर चर्चा। मैंने 3 से 4 जनरल सेक्रेटरी से पूछा, तभी हमने शो किया था। उन्होंने कहा कि मोदी ने मरवा दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा। और वो जब मरवा दिया की बात कर रहे थे, वो एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे थे, वो ओवरऑल पॉलिसीगत स्तर पे कर रहे थे कि यूथ का हाल देख लीजिए, महंगाई का हाल देख लीजिए, देश की संप्रभुता आज की तारीख में अमेरिका की गिरवी रखी हुई है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की गत है, रुपए की हालत है, कोई तो हिस्सा ऐसा नहीं। सामाजिक तौर पर देख लीजिए, काम खड़े हो गया है। तो वर्ल्ड स्टैंडिंग में आप देख लीजिए, तो वो सारे मुद्दों को राहुल गांधी कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनिशियल प्लान केवल यूथ के मुद्दों की थी, बाद में उसके अंदर महंगाई और इश्यू जोड़े गए, और ये कह करके कि चूंकि कैंपेन चलता रहेगा 3 से 4 महीने तक, बीच में पार्लियामेंट सेशन भी आएगा, आपको पता है, मानसून सेशन, तो उस सारे एजेंडे को हम रिवाइज करते रहे, नए एडिशन होते रहेंगे। रणनीति भी अभी नहीं, तो वरना आप देखिए ना, जब 4 राहुल गांधी की मेन इवेंट बता दी, तो बाकी प्रोग्राम भी बता सकते हैं, तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। पूरे स्टेट, देश के अंदर होना है, हर स्टेट के अंदर होना है, ब्लॉक पे होना है, राजधानी पे होना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। सारे पीसीसी प्रेसिडेंट आए हुए थे, लेकिन नहीं, पहला 1 महीना राहुल गांधी को मोमेंटम बिल्डिंग के लिए, जिसको आप कहते हैं ना एनवायरमेंट बिल्डिंग, कि मामला गर्म हो और इनको असलियत पता लगे कि किस तरीके से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो युवा हो, कैसे वादा खिलाफी की गई है, कैसे 89 परीक्षाएं लीक हो गई है, कैसे किसी भी परीक्षा लीक में एक भी आदमी को सजा नहीं हुई आज तक, नॉट इवन वन, नॉट इवन वन। और आप मध्य प्रदेश का भूले नहीं होंगे, व्यापम का जो मॉडल था, हाँ, इस देश में एक बर्बादी का मॉडल है गुजरात मॉडल, और ये परीक्षा लीक का मॉडल है व्यापम मॉडल, ये मत भूलिएगा। तो इस सारे को जोड़ते हुए जिस तरीके की ये प्लानिंग है, वास्तव में मुझे लगता है कि ग्राउंड पर जब राहुल गांधी जाएंगे, देखिए मोबिलाइजेशन का तो इशू है, सवाल ये है कि पोमेरियंस इसको दिखाएंगे नहीं किसी भी सूरत में। सोशल मीडिया की कल असलियत, जो मैं आपको बार बार कहा करता, कल वो राहुल गांधी ने बता दी कि मेरे 20 मिलियन है, लेकिन मेरा जो अकाउंट है कैसे रिस्ट्रिक्टेड है। तो मोदी जी का तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ना फेसबुक पे, ना आप यूट्यूब पे, वहां पर किस तरह की टिप्पणी आती है वो आप और मैं कई बार शो करते हैं। तो आशीष भाई, ये जो चीज है ना, ये जो मुहिम है, मुझे लगता है जो आपने एक बहुत अच्छा जो सेकंड नंबर पे दिखाया था कि प्रतिरोध, सरकार अगर डंके की वो है प्रतीक, डंका बज रहा है भाई साहब, तो राहुल द रेजिस्टेंस। और यही लोकतंत्र की खूबी है कि एक तरफ पक्ष है, दूसरी तरफ विपक्ष है, और सीना तान के खड़े हुए राहुल गांधी, डरने का, कमजोरी का कोई सवाल ही नहीं है। आपने देखा होगा 2014 से आज तक केवल एक आदमी ऐसा है जिसकी आरएसएस और बीजेपी के प्रति कभी भी रुख नरम नहीं हो, नफरत नहीं है, वो सैद्धांतिक विचारधारा का मतलब है। कहीं नफरत नहीं है कि मैं मोहन भागवत से नफरत करता हूं, राहुल गांधी ने ऐसा कहा हो। उन्होंने तो मोदी जी के गले भी लग लिए थे, हालांकि बाद में उनके साथ जो भी हुआ फिर, और मोदी का जिस तरह का व्यवहार था संसद के अंदर, आपको याद होगा, गले मिलना तो कोई बुरी बात नहीं होती मेरे ख्याल में, दुश्मन से भी गले मिल लेते, ये तो स्पर्धी। लेकिन मोदी जी को गले मिलना और गले पड़ना विदेश में अच्छा लगता है। अभी देख लो, आप निकाल के देखिए, अगर पेरिस वालों लैंड करके होंगे तो गले पड़ चुके होंगे, मैं करूँ आगे होगी म्यूट वीडियो या थोड़ी देर में आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस देश को आज सबसे बड़ी जो जरूरत है, उसका जिक्र राहुल गांधी ने परसों किया था। नंबर 1 है प्रतिरोध, दूसरा है प्रेम, और तीसरा था उन्होंने कहा था कंपैशन। ये सारी चीजों की आज आशीष भाई मैक्सिमम जरूरत है, और मुझे लगता है वेल बिगिन इज हाफ डन। जिस तरीके से ये आपने शहर चुने हैं ये युवा सम्मेलन करने के लिए, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश के अंदर। कल्बिनेशन दिल्ली में, और उससे पहले कोटा से लेकर के जिस तरीके से बाकी शहर, पटना और ये सब, तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, और इसमें किसी का बहुत लंबा चौड़ा रोल भी नहीं है। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब राहुल गांधी जाएंगे, एजेंडा भी क्लियर है, मोबिलाइजेशन भी क्लियर है, कोई रिलक्टेंस भी नहीं कर सकता
किसी की मजाल नहीं है कि कांग्रेस के अंदर खिलाड़ी बहुत है, सब तरह के खेल करते हैं, अपने अपने नंबर भी बनाएंगे, अपनी भीड़ भी दिखाएंगे, वो सब, लेकिन इशू डाइल्यूट नहीं होगा, इशू का बिल्डअप, इशू का फ्रेमिंग ठीक होगा, ऐसी आप उम्मीद कर सकते हैं। और पहली बार ये इतने बड़े पैमाने पर मुझे लगता है एक पूरे का पूरा सरकार के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसकी बाकायदा ड्यूरेशन भी तय है, जिसका ये भी पता है कि ये गांव शहर से लेके ब्लॉक से लेके पूरे देश तक आना है। और ये आंदोलन जो अब तक आंदोलन आपने देखे 12 साल में या जनरल डेमोक्रेसी के अंदर, ये उससे अलग होगा। अलग इन दी सेंस इसकी टोन बड़ी ऑफेंसिव रहने वाली है, बहुत ऑफेंसिव टोन रहने वाली है। नंबर एक, सरकार को आईना बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया जाने वाला है, और 4 महीने का जब समय है तो एनवायरमेंट बिल्डिंग के लिए टाइम की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब फर्स्ट फेज में यूथ है, सेकंड फेज के अंदर जैसे जैसे मुद्दे आते जाएंगे, महंगाई ऑफ कोर्स इज ए पार्ट ऑफ दिस, और बाकी जो अर्थव्यवस्था और बेड़ा गर्क जो सत्यानाश किया है 12 साल में, वो सारी चीजें भी इसमें जुड़ती जाएंगी। तो मुझे लगता है ये एक ठीक दिशा है, और ठीक दिशा पकड़ी है कांग्रेस पार्टी ने पहली बार। मेरा तो सीधा मानना है कि आप सबसे पहले, आपको जब बढ़ना है तो इंजन तैयार करना होगा मजबूत। इंजन मजबूत तैयार करने के लिए पहला फेज बहुत जरूरी है, बाद में डब्बे तो जुड़ ही जाएंगे, क्योंकि डब्बों के साथ मुश्किल है। अभी डब्बों में अंधभक्त बैठे हुए हैं, तो उन डब्बों को बाद में जोड़ा जाए, ठीक है। घर में बैठे हुए लोग बहुत सारे कहते हैं मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तो पहले जिनको मजा नहीं आ रहा है, जो वाकई भुक्तभोगी हैं, जो रोज भोग रहे हैं, वो ज्यादा इससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। ये रोज, ये छात्रों से ज्यादा नहीं, इनके सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। और शहरों के बारे में कहूं, जैसे आपका कोटा है, कोटा मेडिकल की तो कैपिटल है तैयारी की, लेकिन पटना और प्रयागराज, इलाहाबाद, पटना इलाहाबाद, ये 2 शहर ऐसे हैं जहां पर सिपाही, दरोगा, पीसीएस, एसएससी, लेखपाल, पटवारी, लेखपाल होते हैं, बैंक का पीओ, जो भी मतलब जितने तरीके के एग्जाम होते हैं, रेलवे से लेकर के और फौज तक, हर एग्जाम की कोचिंग है, हर एग्जाम की कोचिंग। जो भी परीक्षा, मतलब अगर भारत में कोई परीक्षा संभव है तो उसकी पढ़ाई होती है। पटना की भी यही स्थिति है, पटना में भी बैंकिंग हो, जो है सिर्फ पुलिस भर्ती हो, मतलब पुलिस विभाग की भर्ती हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, सब। उसके बाद दिल्ली, आपके दिल्ली में नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस, मुखर्जी नगर से राजेंद्र नगर तक, आपको देश के नौकरशाही के लिए तैयारी करने वालों की एक बड़ी संख्या मिलती है। उसके बाद आपको दिल्ली में जेएनयू और डीयू के बच्चे, ये जेएनयू और डीयू के बच्चे तो ये तैयार निकलते हैं ना, बिल्कुल तैयार, कहीं इनको अपॉर्चुनिटी मिले जॉब की, रेडी होते हैं, ये बच्चे हैं। इलाहाबाद में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस देश की, मतलब इस देश का अगर शैक्षणिक रूप से कहा जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का औरा, वो उसको टच करना बहुत, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो टच भी ना कर पाओ। जेएनयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यही 2 तो नाम होता था, बीएचयू, जेएनयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत संकट है इस समय छात्रों के साथ। मैं इसलिए बता रहा हूं, आप देखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये जिस दिन इलाहाबाद का कार्यक्रम होगा ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अकेले 10,000 छात्र निकल आएंगे। इतने संकट है पिछले 7-8 साल में, वहां पर फीस में कितने गुने की बढ़ोतरी हुई है, ये नहीं कि 5 रुपया फीस बढ़ गया। इतने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो ये माना जाता था कि दाल, आटा, ये सब गांव से बोरे में भर करके, झोले में लेकर के बच्चे चले आते थे, और हॉस्टल नॉमिनल फीस पे हुआ करता था वहां पर। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हो कितने कितने परसेंट, मतलब 10-10, 12-12 गुना हो गया है, ऐसे टाइप में वृद्धि हुई है, इतनी भयंकर वृद्धि। 2-2 साल तक प्रोटेस्ट करते रहे छात्र, कोई नहीं सुना। एक भावी सीजेआई हैं, उन्हीं की पत्नी वहां के वाइस चांसलर है, भावी सीजेआई है, एक टर्म के बाद सीजेआई बनेंगे, बीच का 1-2 गैप जो निकल जाएंगे उसके बाद सीजेआई बनेंगे, उनकी पत्नी वाइस चांसलर है। कोई नहीं सुनवाई हुई, लाठियां रोज चलती हैं। कोचिंग में हेमंत भाई ने कहा कि कोचिंग के टीचर भी इसमें रहेंगे। प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद और पटना, इन दोनों शहरों के टीचर बहुत क्रांतिकारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत वहां ये नहीं झुकते हैं और दबते हैं।
जबकि कोचिंग वालों को नशे बहुत तगड़े दबा देती है सरकार। दिल्ली के टीचर कभी कोचिंग वाले क्रांति नहीं करते। यहाँ जहाँ विकास कीर्ति से लेकर के जितने हैं, इनको तो एक बार डपटने पर ये 3 दिन घर से नहीं निकलते। ये खाली नोट गिनते हैं, बाकी ये गिनती नहीं करते। जो है वो है, सच बोलने में कोई गुरेज नहीं, नाम लेकर कहेंगे। दिल्ली वाले नहीं, लेकिन वहां जो इलाहाबाद और पटना, यहाँ 2 के टीचर ये नाको चने चबवा देंगे। कल ही इको गार्डन में जो प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट को लेकर के हम कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन हम चाहे सोचे कि युवाओं के बीच कंफ्यूजन ना हो। वो पूरा प्रोटेस्ट, एग्जामपुर नाम से कोचिंग है इलाहाबाद में, एग्जामपुर, विवेक सर टीचर का नाम है, विवेक सर करके। सिर्फ एक आदमी के कॉल पर 15,000, उस विवेक सर के कॉल पर 15-20,000 स्टूडेंट इको गार्डन पूरा छाप लिए थे कल लखनऊ में, एक टीचर के कॉल पर। क्योंकि उसी का कोचिंग सील किया था पिछले प्रोटेस्ट के बाद, उसका कोचिंग सील कर दिया इन सब ने, इलाहाबाद नगर निगम ने, प्रयागराज नगर निगम ने, अथॉरिटी ने कोचिंग सील कर दिया। वो ऐसा टीचर है, वो सब करते हैं, जितना कमाते हैं उतना लगा देते हैं। कोई भी परीक्षा होती है हेमंत भाई, कोई परीक्षा हो, तो परीक्षा में इलाहाबाद में सेंटर होता है, इलाहाबाद में 10-10,000, 20-20,000, 50-50,000 बच्चे एग्जाम देने आते हैं। तो वो आदमी जब पेपर होता है उसके एक दिन पहले टेंट हाउस से 200 गद्दा मंगवाता है, 300, और पूरी कोचिंग का जितना हॉल होता है, सब हॉल में बेंच वेंच हटवा के गद्दा बिछवा देता है कि बच्चे आएंगे तो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर न पड़े रहे। आपने बहुत विजुअल देखे होंगे, प्लेटफॉर्म पर पड़े रहते हैं। वो आए सब, वहां पर खुल जाती है कोचिंग, गद्दा बिछ जाता है, सारे बच्चे सोते हैं वहीं उनके खाने की व्यवस्था कर देता है। तो ऐसे लोग हमारे देश में हैं। मैं तो कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं निराशावादी बात कई बार इसलिए भी कहता हूं कि मैं क्षोभ की अभिव्यक्ति बिना लाग लपेट करता हूं, और इसलिए करता हूं कि कई बार लोग ईगो पे ले लेके, अरे यार ये तो बहुत बुराई कर रहा है कि हम लोग किसी लायक नहीं है, हम इसको करके दिखा देंगे। हमें मान लो, यही मान लो कि चलो एक आदमी हम ही जवाब देने के चक्कर में कि इसको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, इसको बेइज्जत कर देंगे, हमारी बेइज्जती ठीक है, आप लोग अपने हक के लिए आवाज उठाइए। मैं अगले हिस्से पे आता हूं, अगले हिस्से पे 5 मिनट बस और लेंगे मुश्किल से। एक तरफ विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है इस सरकार की मनमानी को रोकने के लिए। किस लिए? आप हकमारी मत करिए, आप बेरोजगारी फैलाइए मत, घटाइए, रोजगार दीजिए। दूसरी तरफ विपक्ष ही रोजगार मेला लगा रहा है। तो इस देश की सरकार किस लिए है? खी करने के लिए? सरकार किस लिए? हम पहली हेडलाइन लगाए थे ना, G7 में सभी देश खौफ में, सभी नेता खौफ में। उस हेडलाइन की हेमंत भाई ने बहुत आलोचना की, शुरू मैंने भी की, मैं कहा आखिर में बताऊंगा वो हेडलाइन सही है। सारे डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं कि किधर से आके पीछे से गर्दन पे लटक जाएगा कि आगे से लटक जाएगा। समझे? कोई भी हो, हमारे दफ्तर में कोई आवे, उचक के लटक जाए, पता चले गर्दन की नस चढ़ जाए, हम ही डरेंगे वो आदमी कि भैया वो बाहर रहे, जब जैसे ही आए बताना, हम चौकन्ने रहें। तो इसलिए सब डरे होंगे। रोजगार के लिए मेला लगा रही है कांग्रेस। आप कल्पना करिए ना, कल्पना करिए, वो रोजगार कम बांटे, 10 बांटे, 5 बांटे, कौन एफर्ट कर रहा है? अपोजिशन के हाथ में क्या होता है भैया? सरकार का काम है ना। हेडलाइन लाइए, दिखाइए हेडलाइन। राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली में आयोजित होगा मेगा जॉब फेयर, 150 से अधिक नामी कंपनियां हिस्सा लेंगी। आगे चलिए, 150 कंपनियां हिस्सा लेंगी। अब इसमें कितना रिजल्ट आएगा मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता। देखिए, ये जो है रोजगार मेला करके है। आगे चलिए, इसमें दिल्ली में होगा आयोजन, तो ट्वीट भी किया है देवेंद्र यादव ने कि आयोजन में क्या क्या होगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिवस पर दिल्ली कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में एक महारोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी संबंध में आज दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष गणों को संबोधित करते हुए सभी साथियों से इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया गया। इस दौरान दिल्ली कांग्रेस प्रभारी और दिल्ली कांग्रेस संगठन महासचिव, इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब वहां पर मौजूद थे। अब छोड़िए, सबका नाम लेना जरूरी नहीं, सब मौजूद थे वहां पर, बस हटा दीजिए। हेमंत भाई, मैं रोजगार के फिर कह रहा हूं, बहुत लोग कहेंगे कितना दे देगा ये। जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, अगर हम लंगर लगा करके हम 10 आदमी खिला रहे हैं,
तो भी हम तो खुद खा लें इसके लिए संकट है, 10 को खिला रहे हैं तो है ना अच्छी बात, क्लैप तो करना चाहिए उस पे। काम जिसका है वो दूसरे के मुंह से रोटी छीन ले रहा है। ये एक बड़ा संदेश देता है नहीं देता है, आप बताओ। मुझे तो ये अच्छा लगा इनिशिएट नहीं नहीं जो आशीष किया भाई, है। देखिए, जो आप मुझसे डिमांड कर रहे हो और आप खुद नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज लगेगी कि अखरेगी। लेकिन मोदी जी जो है 2 करोड़ का रोजगार का देख वायदा आए थे, उसका हिसाब आज तक देते नहीं। तो कभी तो कहते कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है, फिर बिहार में कह दिया कि रील बनाने से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मोदी जी के पास तो इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। राहुल गांधी पुराने ढर्रे पे चलने वाले आदमी तो रोजगार की बात करते हैं। तो कुछ पल्ले हो चाहे ना हो, उसके बावजूद दिल्ली में मेगा जॉब फेयर लगाना उनका सामाजिक सरोकार दिखाता है कहीं ना कहीं, कि जो वो बात कहते हैं उसके प्रति वो गंभीर है, यूथ के प्रति वो गंभीर है। रोजगार की समस्या वास्तव में विकराल है और इसको एड्रेस किया जाना चाहे बेस्ट पॉसिबल वे कर ले। तो जन्मदिन पे अगर आप 1000-1500 लोगों को रोजगार दे पाते हो, तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई चीज हो सकती है। ये भी एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया है। और बाकी देश के जो लोग हैं उनको भी ये जरूर सोचना चाहिए कि किस तरीके से जन सरोकारों की राजनीति का लाभ अंतिम लाभार्थी तक पहुंच जाए। ये लफाजी नहीं जो सुबह शाम तक 2 करोड़ दे दिए रोजगार, पकौड़े तलने वाला भी रोजगार है, रील बनाने वाला भी रोजगार है। ये अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला काम होता है शिक्षा। और बर्थडे के दिन राष्ट्र की राजधानी के अंदर 150 कंपनियों को बुला करके यूथ को इस अपॉर्चुनिटी देना, मुझे लगता है अच्छा काम है, इसकी सराहना की जाएगी। नहीं, मैं तो बहुत ये राहुल तारीफ वारीफ के लिए नहीं, मैं तुलनात्मक रूप से नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे क्या होता है, क्या होता है। फोटो अपॉर्चुनिटी नरेंद्र ऑप्टिक्स होती है, ऑप्टिक्स होती अखंड है, भारत, थिएट्रिक्स वो होती अखंड है। भारत, अखंड भारत बनाएंगे, उसके लिए अखंड भारत के लिए हनुमान चालीसा हवन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, अरे भाई, हवन। नेहरू को पछाड़ने के लिए फर्जी नैरेटिव करके सारी भाजपा और सारी सरकार को मंदिरों में खड़ा कर दिया। अरे भाई, मंत्रियों का काम गवर्नेंस करना है कि मंदिर में फोटो खिंचाना है या नहीं से कोई पूछे इनसे। और वो बड़ी शिद्दत से लगी हुई है, न्यूज एजेंसियां बड़ी शिद्दत से लगी हुई है। आशीष चित्रांशी फला मंदिर में, हेमंत अत्री फला मंदिर में, सैकड़ों का कोलाज मैंने आपको दिखाया था, अपने शो में भी दिखाया था। हाँ, ये तो हालत होगी। जन सरोकार कहीं बचे नहीं, क्योंकि पता है कि चुनाव तो ज्ञानेश जितवा ही देगा, चुनाव तो बैडमिंटन वाले जितवा देंगे, चुनाव तो कोई भी जितवा देगा यार। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? चुनाव तो पैरामिलिट्री बुला लेंगे तो जीत जाएंगे, एसआईआर कर देंगे। अब तो एसआईआर से भी एडवांस वर्जन आ गया कि नॉमिनेशन ही कैंसिल कर देंगे, जाओ। अब इनका तो एक सूत्री कार्य। अब थोड़ी देर में रुकिएगा, अभी आप देखिएगा, थोड़ी देर में वीडियो आएगी म्यूट, हा ही गले पड़ते हुए, और वो रेड कारपेट, मतलब पॉमेरियंस कहते हैं रेड कारपेट पे स्वागत हुआ। आप इतने बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, मुझे एक बात बताओ, आज तक किसी का काली कारपेट कारपेट के ऊपर स्वागत देखा आपने? इन बेहूदों से कोई पूछे, या व्हाइट पे देखा हो या ब्लू पे देखा हो? व्हाट नॉनसेंस दे टॉक यार। रेड रेड कारपेट वेलकम, कारपेट, इट्स ऑलवेज देयर। रेड इट्स कारपेट ऑल वेलकम, वेलकम का दूसरा नाम पर्यायवाची आप मान लो, रेड कारपेट बस। वेलकम मतलब रेड कारपेट। नहीं, हम तो इसलिए तुलना की आखिरी बार जो दिखाए, इसलिए कि जन्मदिन पर आप सृजनात्मक काम करो जिससे समाज में दुइये आदमी के जीवन में परिवर्तन आवे। एक बात तो मैं बहुत कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, आप भी संस्थान में रहे, आपको भी 10 आदमी इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, हम भी हैं, न्यूज लॉन्चर चला रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। मेरे जन्मदिन पे मैं कहूँ सब जाओ मंदिर, व्हाट नॉनसेंस। आप नहीं कहते, किस चक्कर में है? आईटी सेल से मैसेज आता है आपको कि टुमारो एट 11 AM योर फोटोग्राफ शुड बी पब्लिश्ड इन ए भाई टेंपल। मैं ना बोलूं, मैं एक मैसेज डलवा दूंगा कि बस कल बस। आसिफ सर का बर्थडे, सब मंदिर जाओ, सब जाओ मंदिर में, फोटो खींच के भेजो। भाई जिसका जन्मदिन है, होता है जिसका जन्मदिन है, वो चला जाए मंदिर में, भगवान का आशीर्वाद ले ले, प्रार्थना कर ले। पूरा देश जा रहा है कि सब मंदिर में चलो, अरे जन्मदिन उनका है, वो जाए मंदिर में। हमारे वो नहीं जन्मदिन पे गए। हम दफ्तर वाला ऑफिस अरे भैया, क्यों वो जाएंगे। नहीं जाएंगे ना, वो नहीं जा सकते, वो नॉन बायोलॉजिकल। फिर आप उस चक्कर में पड़ के भूल जाते हो आप, वो नॉन हाँ, बायोलॉजिकल है वो। कंपटीशन कौन बड़ा है। वहां दिक्कत आ जाएगी ना, वो देवता को भागना पड़ जाएगा वहां से। देवता कैसे रुकेगा जब बड़ा नॉन बायोलॉजिकल आ गया तो इसलिए जो लेसर मॉर्टल्स है कैबिनेट के अंदर, बीजेपी के अंदर, वो जाते हैं, वो नहीं जाते। स्वयं प्रभु कहीं नहीं जाते। स्वयं प्रभु तो केवल विदेश जाते हैं, गलबहियां करते हैं, ही खिखी करते हैं, ऑप्टिक्स थिएट्रिक्स करते हैं, लौट आते हैं। गर्मी का मौसम है, अभी पीछे गए थे, अब 6 दिन फिर यूरोप में मस्त ठंडा मौसम हो जाएगा,
आपको बता दिया है कि आपको देश से बाहर नहीं जाना। एक जिम्मेदार आदमी देश में भी होना चाहिए, डॉलर खराब नहीं होना चाहिए। बाकी बैडमिंटन वाले देखिए थे, माई लॉर्ड वाले देख लिया आपने, वो भी आने वाले होंगे, आगे होंगे पता नहीं। तो पूरा सिस्टम है, जो सिस्टम के लोग हैं वो जाएंगे विदेश, और जो हम जैसे लोग हैं उनको बता ही दिया कि भाई डॉलर और विदेशी मुद्रा का संकट है, आप अपने यही रहो। उसको समझना चाहिए। भाई हम तो क्लेम कर दें, अगर यही बात है तो हम तो इनाम क्लेम करना चाहिए मुझे सरकार से। मैं इकलौता शायद आदमी हूं कि जिंदगी गुजार दिया पत्रकारिता में, पासपोर्ट नहीं बनवाया मैंने आज तक। मैं कहा पासपोर्ट ही नहीं बनवाना है मुझे। बताओ, हम मोदी जी के मिशन का सबसे सच्चा सिपाही कौन है? आशीष चित्रांशी। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।